नमस्ते। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होती क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होती है और पेशेंट्स को किन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये इनर लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये जो यूट्रस का इनर लेयर है इसके जैसा लाइनिंग या ये लाइनिंग यूट्रस के सिवा और कहीं कहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। जैसे कि यूट्रस के बाहर के सरफेस पे, ट्यूब्स के ऊपर, ओवरीज के अंदर, कभी कभी यूट्रस के मसल लेयर के अंदर, यूट्रस के आजू बाजू में जो भी ऑर्गन्स है, जैसे कि पेशाब की थैली होती है सामने उसके ऊपर, या पीछे बावल यानी कि इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके ऊपर। तो जहां जहां पे ये एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू इम्प्लांट हो जाता है वहां वहां पे ये बीमारी के लक्षण हमें दिखते हैं। तो ये लक्षण होते क्या है, एंडोमेट्रियम जो है ये हार्मोन से संबंधित है। कि जैसे आपके पीरियड में ये लेयर शेड आउट होता है और जैसे आपका ओव्यूलेशन का टाइम आ जाता है ये लेयर मोटा होके प्रेगनेंसी रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस जहां जहां पे ये एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू इम्प्लांट हुआ है वहां पे होता है। यानी जब ओव्यूलेशन होने होने से पहले ये मोटा हो जाता है, और अगर प्रेगनेंसी ना आए तो जैसे ये लाइनिंग शेड होके ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ जाता है, वैसे हर जगह पे जहां पे ये इम्प्लांटेड है ये ब्लीडिंग करता है। और अगर यूट्रस के सिवा अन्य जगहों पे ये ब्लीडिंग करेगा तो बॉडी के लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी चेंजेस यानी कि स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे खून की गांठें जमा होना स्टार्ट हो जाता है, आजू बाजू के जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं जिसे हम अडेजन्स कहते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज कॉज कर सकता है। अभी एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या है, काफी बार हमने देखा है एंडोमेट्रियोसिस के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। जैसे पेशेंट को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स में कभी एक्स्ट्रा पेन हो रहा है जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, ये एक एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एंडोमेट्रियोसिस के हर पेशेंट को सिम्टम्स हो ही। तो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पीरियड के टाइम पे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना जिससे आपको काम से छुट्टी लेना पड़े या आपको टैबलेट्स लेके वो पेन कम करना पड़े। अगर ऐसे दर्द आपको पीरियड में हो रहा है तो आपको जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये सीवियर पीरियड रिलेटेड पेन हो सकता है। और क्या सिम्टम हो सकता है, इंटरकोर्स के टाइम पे पेन होना जिसे हम डिस्पेरोनिया कहते हैं। यानी कि जब आप हस्बैंड वाइफ मिलते हो उस टाइम पे आपको डीप पेल्विक पेन होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में जो अडीजन्स होते हैं उसके वजह से अंदर के जो ऑर्गन्स अगर चिपक के हैं तो जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे पेन हो सकता है। तो डिस्पेरोनिया ये एक सिम्टम हुआ एंडोमेट्रियोसिस का। और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होना। तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है एंडोमेट्रियोसिस में, काफी बार बहुत सारे रीजंस इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि सबसे पहले तो ओव्यूलेशन सही से नहीं होना जिसे हम LUF कहते हैं, ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल, यानी कि एग रेडी तो हो गया लेकिन ओवरी से बाहर ही नहीं आया। तो ये ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आएगा। फिर सेकेंड रीजन क्या हो सकता है कि ट्यूब और ओवरी का रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। अडेजेंस की वजह से ट्यूब और ओवरी अपने सही जगह पे नहीं अगर हैं तो एग रिलीज होने के बाद भी ट्यूब उसे उठा नहीं पाता है। तो ट्यूबो ओवेरियन रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। काफी बार ट्यूब किंक हो जाता है, मुड़ जाता है, चिपक जाता है। काफी बार ट्यूब में पानी आ जाता है, हाइड्रोसाल्पिंग्स, या ट्यूब में ब्लड जमा हो जाता है जिसे हम हिमेटोसाल्पिंग्स कहते हैं। तो ये, या ट्यूब ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये सारे रीजन एंडोमेट्रियोसिस में ट्यूब का फंक्शन बंद कर देते हैं। तो ट्यूब का फंक्शन ना होने से भी प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। और क्या हो सकता है कि अगर ये एंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के लेयर में है तो उसे हम कहते हैं अडिनोमायोसिस। अडिनोमायोसिस यानी यूट्रस के मसल लेयर में ये लाइनिंग चिपक करके वहां पे जो स्वेलिंग आ रही है उसे अडिनोमायोसिस कहते हैं। तो अडिनोमायोसिस जो है वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम कर सकता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस कैच नहीं कर पाता। तो इतने सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत रेयरली, मतलब 3% से भी कम चांस रहता है कि कभी कभी ये एंडोमेट्रियोमा अगर जो ओवरी में
सिस्ट है जिसे हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, उसमें कैंसर जैसा बीमारी आने का भी चांस हो सकता है। तो ये थे एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स। अब हम देखेंगे एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि काफ़ी बार क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स नहीं होते, अगर आपको सपोज प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो आपको अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा करके आपका स्कैन करके और आपका एग रिजर्व का टेस्ट करके ये जान लेना चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस तो रीजन नहीं है प्रेगनेंसी नहीं आने के पीछे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है और प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है तो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना है, क्योंकि काफ़ी बार इसके सिम्टम्स भी नहीं होते। तो सेकंड क्या कब पेशेंट्स को ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा पीरियड में पेन हो रहा है तो आपको ये नॉर्मलाइज नहीं करना है। पीरियड पेन को काफ़ी बार लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं कि पीरियड है तो पेन होगा ही। तो एंडोमेट्रियोसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसलिए पीरियड पेन को इग्नोर नहीं करें। अगर आपको पीरियड में पेन हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड स्कैन अच्छे स्पेशलिस्ट से करा के आप एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट कर सकते हैं। पहले के ज़माने में स्कैन मशीन्स इतने अच्छे नहीं थे, इतने एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं थे कि एंडोमेट्रियोसिस स्कैन पे डिटेक्ट करें, लेकिन आज के स्कैन मशीन्स जो एडवांस्ड हैं और आज हमारे पास एक्सपर्टीज भी है कि स्कैन पे हम लोग एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस कर सकते हैं। नहीं तो अभी तक ये था कि 7 से 10 साल लग जाते थे एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होने में, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होने के वजह से या फिर स्कैन में ये पकड़ में नहीं आने की वजह से पेशेंट्स को ये कहा दिया जाता था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जब हम देख रहे हैं कि अच्छे स्कैन मशीन्स है और एक्सपर्टीज हमारे पास है तो हम स्कैन पे एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 7 से 10 साल रिप्रोडक्टिव लाइफ के एक फीमेल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे एज बढ़ेगी एग रिजर्व कम होते जाएगा और आपके चांसेस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ भी प्रेगनेंसी आने के कम हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा करके आपका एग रिजर्व और आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं, जिससे हम एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट कर सकते हैं। तो हम स्कैन पे एंडोमेट्रियोसिस डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखें तो और किस मोडालिटी या कौन से पद्धति से हम एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस कर सकते हैं, तो लैप्रोस्कोपी, जिसे हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, पेट में दूरबीन डाल करके जो यूट्रस और आजू बाजू के ऑर्गन्स हैं उनको देख के हम पता कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है क्या। फिर सर्जिकल जो डायग्नोसिस हुआ उसमें हम एंडोमेट्रियोसिस को ग्रेड भी करते हैं कि ग्रेड 1 एंडोमेट्रियोसिस यानी कि माइल्ड वैरायटी, ग्रेड 4 यानी कि सिवियर वैरायटी, जिसमें हो सकता है कि सारा पेल्विस फ्रोजन हो जाए, सारे ऑर्गन्स आपके एक दूसरे को चिपक जाए। तो जब लैप्रोस्कोपी करते हैं तब एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग भी होती है कि आपका कौन से ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस है। तो ये था डायग्नोसिस के बारे में। अब आते हैं ट्रीटमेंट के तरफ। तो ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, तो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सिम्टम्स होता है। अगर आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन है तो आपको पीरियड पेन के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करके आपका जो है फर्टिलिटी का जो वर्कअप है वो करके, अगर आपको प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम है तो आपको फर्टिलिटी वर्कअप करके आपका प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। तो जिनको भी एंडोमेट्रियोसिस है उन पेशेंट्स को हम ये सलाह देते हैं कि आप प्रेगनेंसी डिले ना करें, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इन बहुत सारी वजहों से प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में एग रिजर्व भी बहुत जल्दी कम होने लगता है। जो भी पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी लग रहा है कि बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोसिस का गांठ है और वो निकालना ज़रूरी है सिम्टम्स के लिए या साइज के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स को मैं ये सलाह दूंगी कि आप बिल्कुल भी ध्यान से ये डिसीजन लेंगे सर्जरी का, अगर पॉसिबल है उसके पहले आपका प्रेगनेंसी आप कर ले या आपका फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन यानी कि एग निकाल के एम्ब्रियोज रेडी करके रखना, ये बात अगर आप कर ले तो आप सर्जरी के बारे में फ्यूचर फर्टिलिटी के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार एंडोमेट्रियोसिस का जो सर्जरी है वो करने के बाद भी एग रिजर्व
और कम हो सकता है, क्योंकि ये ओवरी में ही एंडोमेट्रियोसिस के जो सिस्ट होते हैं वो कितने भी ध्यान से अगर हम निकाले तो भी इसका असर एग रिजर्व पे आ सकता है। तो आपको सर्जरी जो है बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट जो एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी में एक्सपर्ट है ऐसे डॉक्टर से ही करनी चाहिए, और वो भी जब जरूरी है तब ही करनी चाहिए। और आपका फ्यूचर फर्टिलिटी के बारे में जरूर डिस्कशन ये सर्जन के साथ में और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ में आपको करना चाहिए। तो एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी के बाद हम ये सलाह देते हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो यूजुअली विद इन फर्स्ट 3 to 6 months आपको प्रेगनेंसी अचीव कर लेना चाहिए। अगर नेचुरली ट्राई करके प्रेगनेंसी नहीं आया तो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स को जल्दी ही ART ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, जैसे कि IUI और IVF, क्योंकि अगर एग रिजर्व और कम हो गया और आपके जो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स है अगर वर्सन हो गए तो प्रेगनेंसी आने में और दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है और आपको प्रेगनेंसी प्लान करना है तो प्रेगनेंसी डिले नहीं करना है। आपका एग रिजर्व, आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन एक्सपर्ट्स फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करके एंडोमेट्रियोसिस रूल आउट करना है। और अगर सर्जरी प्लान कर रहे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर से ही कराएं, और आपका फ्यूचर फर्टिलिटी के बारे में जो भी आपका प्लान है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। धन्यवाद।